14 अप्रैल रात के 2 बजे इजराइल में रात के इस पहर हर तरफ हलचल मची हुई है। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए बंकर्स की तरफ जा रहे हैं। आसमान से मानो जैसे आग बरस रही हो। इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इसे रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। इजराइल फिर से एक बड़े हमले की चपेट में है, लेकिन अब की बार ये हमला लिबनान, यमन या फिर किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि ये हमला ईरान ने किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, ईरान। लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने ये हमला क्यों किया? क्योंकि ईरान पर पहले ही इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं कि वो किसी पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता। इससे ईरान की इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। फिर ये सब जानते हुए भी ईरान ने ये हमला क्यों करा? ऐसी क्या मजबूरी थी? अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि कॉमन सेंस वाली बात है कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है जिसने इजराइल द्वारा गाजा में मुस्लिम पर हो रहे कत्लेआम के चलते हमला करा होगा ताकि वो वहाँ के लोगों और मस्जिद अल अक्सा को बचा सके। लेकिन It must be punished and will be punished, he said. इस हमले के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। ईरान ने ये हमला बहुत ही सोच समझकर अपने फायदे को देखते हुए किया था। आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि 1979 से पहले ईरान और इसराइल बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तब ईरान पर रेजा शाह की हुकूमत थी और हालात कुछ ऐसे थे। शाह ने तुर्की की तरह ईरान में भी कुछ बड़े रिफॉर्म्स लाए थे, जैसे कि औरतों को पब्लिक में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था और इस्लामिक स्कॉलर्स को पॉलिटिक्स में टांग अड़ाने से मना कर दिया था। यूएस इस ईरानियन गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट करता था क्योंकि ईरान उस टाइम यूएस के लिए ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था और ईरान में रिफॉर्म्स के चलते भी बहुत खुश था। लेकिन 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और खोमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। फिर सन 2000 की शुरुआत में यूएस ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा देता है, जिसके तहत ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता और ट्रेड भी कुछ लिमिटेड चीज़ों की कर सकता है। इसके साथ साथ कुछ और भी एनर्जी और फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए गए, इंक्लूडिंग कि वो किसी भी बाहर की कंट्री पर हमला नहीं कर सकता, जैसे कि हमने शुरुआत में बात करी। फिर 2015 में यूएस ईरान के साथ एक डील करता है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को कम कर देगा तो यूएस उसके ऊपर लगे कुछ सैंक्शंस को हटा देगा। लेकिन फिर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया क्योंकि ईरान अभी भी छुपकर न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। 1 अप्रैल 2024 1 से 2 के बीच का टाइम, इजराइल की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होता है और कुछ ही देर बाद वो सीरिया की एयर स्पेस में पाया जाता है। इसका टारगेट था सीरिया के कैपिटल दमस्कस में मौजूद ईरानियन एम्बेसी और ये सक्सेसफुली अपने टारगेट को हिट भी करता है, जिसमें ईरान के 2 सीनियर जनरल्स और एक डिप्टी जनरल मोहम्मद हादी मारा जाता है। इजराइल का कहना था कि उसने ये हमला इसलिए करा था क्योंकि ईरान सीरिया में अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ को दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा था। ईरान के ऑफिशियल्स और जनता इस हमले को लेकर बहुत भड़क जाते हैं और अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि वो इसका मुंह तोड़ जवाब दे। इसके अगले ही दिन 2 अप्रैल को ईरान के प्रेसिडेंट ईरान की राजधानी तेहरान में मीटिंग करते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि ये ज़ियोनिस्ट रजीम किसी भी ह्यूमन प्रिंसिपल्स, बेसिक राइट्स या इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं मानती। अल्लाह उसके रास्ते पे चलने वाले फाइटर्स यानी उनकी आर्मी को इस ज़ियोनिस्ट रजीम द्वारा करे गए सभी क्राइम्स के लिए सज़ा देने की तौफीक दे। फिर 11 दिन बाद 13 अप्रैल को एक कार्गो शिप पर्शियन गल्फ से होते हुए अरेबियन सी की तरफ जा रही थी। उसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में एंटर होते ही ईरानियन नेवी के ट्रूप्स ने इसे सीज कर लिया और ईरानियन टेरिटरी की तरफ ले गए। यहाँ की गवर्नमेंट ने क्लेम करा कि ये शिप इजराइल का था और हम इजराइल से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी को यहाँ से नहीं होने देंगे। लेकिन इजराइल की गवर्नमेंट ने इसे अपना शिप मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये एक पोर्चुगीज शिप था, जबकि डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि ये शिप एक इजरायली बिजनेसमैन का था जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, रशियन, जापानीज और पुर्तगीज के 25 लोग सवार थे। ईरान के इस हाईजैक के बाद इजराइल और पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि ईरान ने ऐसा करके अपना बदला ले लिया, लेकिन ईरान एक गहरी साजिश रच रहा था। फिर आती है 14 अप्रैल की वो रात जब असल खेल की शुरुआत हुई। पहले ईरान के कुछ हैकर्स ने इजरायली डिफेंस सिस्टम पर साइबर अटैक किया, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम शटडाउन तो नहीं हुआ पर थोड़ी बहुत टेक्निकल डिस्टर्बेंस ज़रूर हुई, जिससे ईरान को एक सुनहरी मौका मिल गया इजराइल पर हमला करने का। इराक की राजधानी तेहरान रात के 1 से 1:30 बजे कई 100 मिलिट्री ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं, जिन्हें 2300 किलोमीटर दूर इजरायली मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाना है।
लेकिन ये इतना भी आसान होने वाला नहीं था। मिसाइल्स तो फायर हो गई थी, लेकिन इन्हें कई कंट्रीज के एयर स्पेस से गुजरना था, जैसे कि इराक, सीरिया, जॉर्डन और लिबनान। इन मिसाइल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा था इन कंट्रीज में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेसेस, कि कहीं वो इन्हें डिटेक्ट करके टेक डाउन न कर दें। और यही हुआ। जैसे ही मिसाइल जॉर्डन की एयर स्पेस में पहुंची तो जॉर्डन फाइटर जेट्स ने कई मिसाइल्स को मार गिराया। बाकी बची हुई मिसाइल्स इजराइल की टेरिटरी में एंटर होना शुरू हो गई। इजराइल में हर तरफ हलचल मच गई। इनका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और एरो 3 ने मिसाइल्स डिटेक्ट करके हवा में डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। यहाँ के रेजिडेंट्स घरों से निकलकर बंकर्स की तरफ भागने लगे। ईरान के इस हमले का मकसद लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ इजराइल के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाना चाहते थे। लेकिन क्या ईरान इसमें कामयाब हो पाया? ईरान की इस कार्रवाई को देखते हुए लिबनान भी साथ ही इसमें कूद पड़ा और उसने भी इजराइल पर कई मिसाइल्स दागे। ये मामला तकरीबन 5 घंटे तक चला। दुनिया भर में ये खबर आग की तरह फैलने लगी। ईरान, इराक, सीरिया जैसी कंट्रीज ने अपने एयर स्पेस को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया। ईरान की कैपिटल तेहरान इस टाइम हाई अलर्ट पर थी। इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने घबराकर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कॉल लगाया, जो कि डेलावेयर की अपनी ट्रिप के लिए निकलने वाले थे। लेकिन ये खबर सुनते ही उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी और व्हाइट हाउस की तरफ भागे और फौरन एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बिठाई गई। नेतन्याहू को यह तसल्ली दी गई कि यूएस इजराइल के साथ है और इन मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने में उसकी मदद करेगा। इराक की राजधानी तेहरान इजराइल पर हमला करने के 5 घंटे बाद ईरान इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए बयान देता है, हमने इजराइल से 1 अप्रैल को दमिश्क में हुए हमले में शहीद होने वाले अपने जनरल्स की मौत का बदला ले लिया। और साथ ही क्लेम करता है कि वो इजराइल के कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने में कामयाब हुआ है। ईरान के लोग इस कामयाबी की खुशी से देश भर में रैलियां निकाल रहे थे और अपने लीडर को मुबारकबाद दे रहे थे। इसके साथ ही ईरान ने जॉर्डन को भी धमकी भरा बयान दिया कि अगर जॉर्डन ने दोबारा उनकी किसी भी कार्रवाई में दखल अंदाजी की तो अगला हमला जॉर्डन पर होगा। इसके साथ ही इजराइल ने अपना डेटा शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने ईरान के 98% मिसाइल्स हवा में ही कामयाबी से नाकाम कर दिए, जिनमें 170 ड्रोन्स, 25 क्रूज मिसाइल्स और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल थे। ईरान का हमला करना तय था, लेकिन ईरान इतनी जल्दी हमला कर देगा ये किसी ने नहीं सोचा था। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का दावा है कि उन्होंने हमले से 72 घंटे पहले ही यूएस को एडवांस नोटिस से वार्न कर दिया था, जबकि यूएस इस बात से इनकार कर रहा है कि उसे ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। नेतन्याहू लगातार इस बात पे अड़ा हुआ है कि वो ईरान को जवाब देगा और इसी के चलते इजराइल अपने ही देश में वेस्टर्न कंट्रीज के मिनिस्टर से मुलाकात कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान अभी तक किसी मजबूत साथी की खोज में है। लेकिन आपको बता दें कि रशिया पहले ही ईरान को हरी झंडी दे चुका है, क्योंकि यूक्रेन से जंग के दौरान ईरान की मदद को रशिया उसका एहसान मानता है। ईरान भी इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे चुका है कि ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर इजराइल ने अब की बार हमला करा तो ईरान 12 दिन का इंतजार नहीं करेगा, सीधे जवाब देगा। नेतन्याहू बहुत दबाव में है, वो ईरान से बदला लेना चाहता है, लेकिन यूएस उसे ऐसा करने से मना कर रहा है। इन सब के बाद भी अगर इजराइल हमला करता है तो यूएस उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि यूएस में इलेक्शंस करीब हैं और अगर जो बाइडेन साथ देता है तो इसकी सरकार दोबारा बनना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा खतरा ये भी है कि रशिया इस जंग में कूद पड़ेगा, जिसको संभालना बहुत भारी पड़ सकता है। एक चौंका देने वाली बात यह भी है कि ईरान खुद चाहता है कि इजराइल हमला करे, क्योंकि ईरान को इससे बहुत फायदा होगा और वो इससे पूरी दुनिया में अपना डोमिनेंस जमा पाएगा। कैसे, ये जानने के लिए जरूरी है कि इजराइल हमला करे। इजराइल के हमला करते ही हम इस वीडियो का पार्ट 2 बना देंगे, वरना उसका कोई मतलब नहीं बनता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।